आज तक जो भी अवकलन पढ़ रहे थे उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी dy अपॉन dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए अच्छे से। अच्छा, मतलब इसका ये कि आप जो अवकलन का अनुप्रयोग वो जानना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जरा देखेंगे हम ना कि जो एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेशन है, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेशन, ये एक्चुअली है ना। तो जो एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेशन में इसका मतलब होता है कि अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग। तो कुल मिले के अवकलन का अनुप्रयोग तो मतलब यहाँ फिलहाल कम से कम 3-4 होते हैं नियर अबाउट, लेकिन यहाँ पे जो अवकलन का अनुप्रयोग है हम 2-3 आधार पे इसको देखेंगे। जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, ये होता है परिवर्तन की दर के रूप में, यानी कि रेट मेजर के रूप में। परिवर्तन के दर के रूप में, इसका पहला एप्लीकेशन है जो बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअली है। और जो दूसरा होता है ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द dy अपॉन dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द dy अपॉन dx। हालांकि देखिए इसको dy अपॉन dx उच्चारित करना थोड़ा सा गलत है, ये लिखा है ddx आपको है, लेकिन ठेठ भाषा में इसको पढ़ा जा सकता है कि लिखा है कि dy अपॉन dx। यानी इसका जो मतलब होना चाहिए ये होना चाहिए कि जो dy अपॉन dx है इसका जो ज्यामितीय मान क्या होता है एक्चुअली। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेट मेजर यानी कि परिवर्तन की दर पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद तब चर्चा करेंगे हम रेट मेजर पे क्या होता है। तो चलिए एक बार देखेंगे हम कि हम अभी तक पढ़े हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर कोई आपसे पूछे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर गिवन फंक्शन है तो इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कैसे करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखते हैं कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन का ये साइन है कि ddx, ये साइन है, और किसका करना है तो y का करना है, तो y को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं से। इसको थोड़ा आदमी ऐसे पढ़ देता है कि dy अपॉन dx, और इसको संकेत में केवल आदमी f डैश x लिख देता है। एक्चुअली हमको इसी का बस मीनिंग जानना था। तो जो dy अपॉन dx लिखा है लड़के, इसका ये मतलब है कि जो ये फलन y था ना, y इज इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स था, इसमें जो ये y है, y जो y टर्म है इसकी परिवर्तन की दर x के रिस्पेक्ट में, यही ये बोलना चाहता है। यानी क्या लिखा है कि y की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ऐसा कुछ इसने बोलना चाहा है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा मीनिंग देगा यहाँ से कि अगर कभी हमने ये भी पढ़ा होगा कि ये लिखा है कि dy अपॉन dt, इसका क्या मतलब है। थोड़ी t का फिजिकल वर्क जो होते हैं, जो फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे t का मतलब होता है टाइम। तो जो t फॉर जो टाइम है दरअसल, अब तो इसका मतलब ये है कि ये बोलना चाहें कि जो y है, y अगर कोई y फलन है, आइए किसी मान लीजिए कि विस्थापन वगैरह का समीकरण भी हो सकता है, तो जो विस्थापन है उसकी परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि बहुत अच्छी क्वांटिटी यहाँ से निकल के आती है कि जो y दिया गया है, अब सर्कुलर जो एक मोशन होता है उसमें जो एक विस्थापन का जो समीकरण होता है आप पढ़े होंगे कि थोड़ा हम इसको इरेज करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में लड़के आप लोग पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एक विस्थापन का समीकरण होता है, पढ़े होंगे आप। तो अगर मैं बोलूं कि अपने भाषा में एक फलन है, और जब ये फलन है तो इसकी अवकलन आप कर सकते हैं इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसमें वेरिएबल है टी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टी के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, y ना बोल के लिखिए कि t के सापेक्ष फलन का अवकलन कीजिए, फलन का अवकलन कीजिए। तो अगर ऐसा उसने कुछ पूछ दिया है तो हम पढ़े हैं, हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ये लिखा है ऐसे कि d बाई डी टी, क्योंकि मेरे से पूछा है t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने को, किसका y का, तो y को हम यहाँ लिखेंगे। अब बगल में देखिए ये थोड़ा सा जो आप पढ़ रहे होंगे
तो ये चीजें जो ए साइन ओमेगा टी लिखा है यहाँ पे पूरा का पूरा जो साइन ओमेगा टी वो फलन ऑफ द फलन का क्वेश्चन यानी कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन का क्वेश्चन। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं और डी बाई डी टी इधर लिखेंगे साइन ओमेगा टी के साथ, मतलब कि साइन ओमेगा टी का अवकलन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो ए हो जाएगा अपना बाहर तो वही है क्योंकि कांस्टेंट का ना अवकलन तो होता नहीं। तो इधर जो साइन ओमेगा टी है इसका कास ओमेगा टी हो जाएगा। आप पुनः एक बार डी बाई डी टी करेंगे किसका ओमेगा टी का ऐसे, तो यहाँ से ए कास ओमेगा टी और उसके बाद यहाँ पे टी, जो टी है वो तो वेरिएबल लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे टी का अवकलन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि इनटू में यहाँ ओमेगा आना चाहिए। तो थोड़ा सा लिखने की शैली गलत होती है इसलिए इस ओमेगा को थोड़ा इससे पहले लाते हैं। तो लिखा है कि ए ओमेगा कास टी, कास ओमेगा टी ऐसे लिखा है, आई लिखा है डी वाई अपॉन डी टी। लेकिन अगर इसको क्वेश्चन के तौर पे देखा जाए तो खाली ये क्वेश्चन है कि मतलब ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, इसका मैंने टी के रिस्पेक्ट में अवकलन बनाया है। लेकिन अगर यहाँ से इसकी मीनिंग पढ़ा जाए तो हम कह रहे हैं कि अगर ये y विस्थापन है और विस्थापन का समीकरण है तो विस्थापन ये दरअसल था पहले, और इस विस्थापन की मैंने परिवर्तन की दर निकाला है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या बन के आया होगा? तो यानी कि विस्थापन की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में ये तो वेग होता है। तो इसका मतलब कि जो डी वाई अपॉन डी टी मैंने कैलकुलेट करा है ये तो वेलोसिटी कैलकुलेट करा है किसके लिए? तो ए साइन ओमेगा टी विस्थापन के लिए। तो इसको थोड़ा सा आदमी ऐसे लिख देता है कि v इज इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी। तो जो ये चीजें हैं अगर फिजिक्स में इन्हीं चीजों को देखेंगे तो इसकी प्रोली बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन से किसके अवकलन का उपयोग से इसी क्वेश्चन जो आंसर जो निकल के आना चाहिए, यानी कि विस्थापन से वेग के पास पहुंचने में बहुत नॉर्मल एक छोटा सा वर्क करना पड़ा है, ये मतलब एक आसान तरीका भी है। तो ये जो रेट मेजर यानी कि परिवर्तन के दर के रूप में जो अवकलन का उपयोग है बहुत बेहतर है। हालांकि बस इसको थोड़ी सी बस यही जानना था कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स जो लिखा है ये बोलना चाहा है कि फलन y की परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ये ऐसे लिखा है कि डी वाई अपॉन डी टी। तो इसका मतलब ये लिखा है कि जो ये फलन y है ना इसकी परिवर्तन की दर t फॉर यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये y अपना अगर विस्थापन होता तो विस्थापन की परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में ये निकल के आएगा अपना वेलोसिटी। तो ये तो एक छोटा सा यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया। आपने एक और चीज पढ़ा होगा लड़के है ना कि डबल टाइम डेरिवेटिव। डबल टाइम डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आपने यहाँ से पढ़ा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सारी चीजें भी आप कैलकुलेट कर रखे होंगे अपने। तो अगर ये वेग है तो वेग की अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से इसका अवकलन बनाए इसे दिए गए पूरे फंक्शन का तो क्या बन के आना चाहिए? तो वो बन जाएगा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बन जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि वेग के परिवर्तन की जो समय दर है वो त्वरण निकल के आती है। तो एक बार फिर से अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं फिर से यानी कि इसका एक बार अवकलन करते हैं तो यहाँ से ये वेग से त्वरण बन जाएगा। या फिर क्या कर रहे होंगे कि एक बार y का तो अवकलन आपने किया है डी वाई अपॉन डी टी, अब फिर से इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आप उस टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वहां से वेग से जो है कि अपनी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण मेरे को मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, इसके बारे में बहुत डेप्थ में चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी सी बाद में चल के। एक मतलब बेस छोटा सा था, मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा इसको बता दी। एक और मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा था लड़के, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक बार इसको हम इरेज करेंगे है ना, और फिर उसके बाद थोड़ी हम बात करेंगे उसके लिए। तो जो दूसरा हमने यहाँ पे नोट करा था लड़के कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी एप्लीकेशन बहुत लंबी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजेस होती हैं। तो एक बार इसको थोड़ा हम बहुत बढ़िया से देखेंगे कि एक्चुअली जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डी वाई अपॉन डी एक्स इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो हमने कई बार आपको बताया कि अगर कम शब्दों में बोले तो जो एफ ऑफ एक्स कोई भी फलन है ना, ये चरघातांकी हो सकता है, त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है।
ये सारी कहीं ना कहीं ग्राफ बनाती है। तो अगर ये चतुर्थांश है यहाँ पे, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, और इसमें कहीं ना कहीं ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर सपोज दैट कि ये वाला ग्राफ है, सपोज दैट ये ऐसा ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपने तो सीधा सीधा समझा है कि इसका हम अवकलन करते हैं। तो जब इसका अवकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो आप इसी को लिखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ y यानी कि dy अपॉन dx, अब बगल में ये इसका अवकलन करने के बाद जो निकल के आ रहा होगा आंसर, वो f डैश x से डिनोट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह की यहाँ पे ग्राफ बनता है। तो हम अवकलन करते हैं तो क्या पाते हैं एक्चुअली, तो अगर आपने अवकलन करा है, अवकलन करने के बाद dy अपॉन dx आपने फाइंड आउट कर रखा है, तो ये चीजें आपको क्या दरअसल बताती हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर यहाँ पे कोई फलन है, इस फलन का आपने अवकलन करा, यहाँ पे ग्राफ है, तो ग्राफ का तो अवकलन सीधा सीधा तो होगा नहीं, मतलब ये अपने फलन का ही अवकलन करा है। अब फलन की अवकलन करने के बाद इसमें कुछ वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं, तो आइए थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं P, अब P को हम लिख रहे हैं कि x, y ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस पॉइंट P पे अगर मेरे को स्पर्शी ड्रा करना हुआ ना, तो स्पर्शी कहीं ना कहीं x अक्ष के साथ थीटा डिग्री की कोण बना रही होगी। तो आप देखिए एक्चुअली यहाँ पे होता है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसका dy अपॉन dx का, वो ये होता है कि दिए गए फलन का आपने अगर x के फॉर्म में है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने के बाद यानी कि जो dy अपॉन dx, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो dy अपॉन dx आपने कैलकुलेट करा है, ये सपोज दैट कि f डैश x अगर आ जाए, तो आप dy अपॉन dx में एक वैल्यू पुट करना चाहेंगे x का y, तो जो इधर प्राप्त होगा ना, वो एक मैग्नीट्यूड यानी कि m प्राप्त होता है। आइए दरअसल m क्या बताता है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन के पॉइंट P यानी कि P की ऑर्डिनेट है x का y, तो इस x का y पे अगर इस फलन का ग्राफ अगर कहीं है, इस ग्राफ पे अगर कोई एक अपना पॉइंट है P, इस P पे आपने अवकलन करके, कुल मिल के इस क्वेश्चन में इस फलन का अवकलन करके इस पॉइंट P को अगर यहाँ पे उठा के रखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि दरअसल जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करा है dy अपॉन dx की वैल्यू, वहां पे खींची गई स्पर्शी एक अक्ष के साथ कितने डिग्री की कोण बनाती है का मैग्नीट्यूड कितना है। यानी कि आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड पढ़े होंगे लड़के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा होता है, प्रवणता जिसको बोलते हैं। तो कुल मिलकर हम ये बोलना चाहेंगे फाइनली लास्ट में कि जो dy अपॉन dx एट पॉइंट x का y है, वो एक मैग्नीट्यूड है। वो मैग्नीट्यूड ये बता रहा है कि इस फलन पे अगर कोई पॉइंट x का y है ना, तो इस x का y पे खींची जाने वाली स्पर्शी एक अक्ष की धन दिशा से कितने डिग्री का कोण बनाएगी कि tan थीटा की वैल्यू, यानी कि कम शब्द में अगर बोले तो dy अपॉन dx एट पॉइंट xy, इस तरह से ये निकल के आता है प्रवणता। कम शब्द में बोले तो ये प्रवणता क्या निकल के आता है, तो प्रवणता निकल के आता है कि दरअसल y फलन है, फलन बोले तो ग्राफ है, उस ग्राफ पे कोई एक पॉइंट P है जिसकी ऑर्डिनेट x का y है, और उस x का y पे खींची जाने वाली स्पर्शी की क्या प्रवणता होगी, वही निकल के डायरेक्ट यहाँ से चली आती है। अब हालांकि इसकी अगर उत्पत्ति करा जाए तो होगा ही, लेकिन फिलहाल मतलब इतना जानना बहुत पर्याप्त है। ये कहाँ से आया थोड़ी सी इसकी बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इस तरह से आप इन चीजों को जान गए ना, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे एक चैप्टर होता है अवकलन के अनुप्रयोग में, जो होता है टेंजेंट एंड स्पर्शी का, यानी कि अभिलंब और ना टेंजेंट स्पर्शी, यानी कि स्पर्शी होता है एक लड़के, एक अभिलंब होता है, चलिए उनका हिंदी में मेरे को मतलब नाम नहीं याद आ रहा है, तो इनके बारे में ना कल हम बात करेंगे, है ना, कि ये इनकी जो है कि कैसे इन पे वर्क करना है, या एम की वैल्यू कैसे उसमें पुट करके, या दिए गए मतलब किसी रेखा की ढाल वगैरह यूज करके उनकी समीकरण को कैसे फाइंड आउट करना है, इनके बारे में हम लोग कल बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल हम यहीं तक रहने देंगे।